नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम कल भी मैंने बात की थी आप लोगों से कि निर्मला सीतारमण जी आज बजट पेश करने वाली हैं और अब से कुछ देर पहले उनका बजट कंप्लीट हुआ। सो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 2-3 घंटे हुए हैं बजट को पूरा हुए। तो मैंने पूरा बजट तो अभी आपके लिए एनालाइज़ नहीं किया है सेक्टर वाइज़, लेकिन उसकी एक जो समरी है यानी बजट एट ए ग्लांस मैं आपको देना चाहता हूँ और जिससे कि आपको पता लग सके बजट क्या है। अब इस बजट के बारे में बताने से पहले, एक बजट एट ए ग्लांस आपको बताने से पहले, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने या एक कॉमन मैन ने बजट के बारे में सोचा क्या था और सरकार ने उसमें क्या दिया और क्या नहीं दिया, कैसे दिया, दैट वी विल डिस्कस। तो हमारी उम्मीद थी कि सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर देगी, क्योंकि उनका एनपीए और मोरेटोरियम के कारण जो उनका कैश एडिक्वेसी रेशियो है दैट हैज़ गॉन डाउन, उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश नहीं है पैसा देने के लिए। तो सरकार ने इस बारे में सोचते हुए पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए दिए और साथ में ये भी कहा कि हम इनमें से कुछ बैंकों में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरी बात ये थी कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। और गवर्नमेंट में देयर इज़ नो डाउट उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया और उसके बारे में बात की कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा दे रहे हैं, उनको डिफरेंट स्कीम्स के अंतर्गत दिया है। ये डिटेल्ड स्कीम्स क्या हैं मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूँगा। बाकी इंटरव्यूज़ में जब मैं बजट और इंफ्रा बजट और इंडस्ट्रीज़ बजट और कॉमन मैन करके अलग-अलग आपके लिए स्पेशली वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। और कुछ लोगों के मैसेज मेरे पास आए हैं कि साहब ये जो प्रोविडेंट फंड का पंगा है 2.5 लाख से ऊपर वाला ये क्या है? तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा और मैं थर्सडे का आप लोगों को टाइम देता हूँ कि मैं थर्सडे बनाऊँगा। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कराऊँगा किए हैं जो मैं वीडियो करूँगा वो बजट के ऊपर स्पेशली करूँगा। फिर बात आती है कि हमने सोचा था कि सरकार एजुकेशन पे पैसा देगी, लेकिन ये पैसा सरकार ने नहीं दिया। तो यहाँ पर बजट से एक निराशा है। बजट ने हेल्थ में पैसा दिया लेकिन 1.37 ओनली दिया, यानी जितना था उसका 1.37 टाइम्स दिया है, यानी 137 टाइम्स कर रहे हैं। बट इफ यू कन्वर्टेड इट कम्स आउट 1.37, यानी पहले अगर 100 रुपए दिए तो इस बार 137 रुपए दिए, दैट्स ऑल 137। सो कीपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इट इज नॉट एनफ। बट हम ये भी कह सकते हैं रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे, इट हैज टेकन टाइम। दूसरा मैंने कहा था कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही एग्रेसिव हो रहे हैं, तो हमारे जो डिफेंस सेक्टर है वहाँ पैसा जाना चाहिए, तो सरकार ने उसके ऊपर पैसा नहीं डाला। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलीडेज बढ़ाया, उनका जो न्यू कंपनीज रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग है उसको कम कर दिया 120 दिन। और इसके अलावा सरकार ने लोगों के हाथ में जो पैसे रखने वाली थी, जहाँ पे अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि मैं 3 चीज़ों के ऊपर सरकार से बात कर रहा हूँ कि जो बजट में होना चाहिए, यानी 5 सीज़ की बात की मैंने की थी, जिसमें से कंजम्पशन होना चाहिए था। तो कंजम्पशन बढ़ता अगर लोगों के हाथ पे पैसा जाता। सरकार ने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, उन्होंने टैक्स रेट पे कोई चेंजेस नहीं किया, यानी गरीब आदमी के हाथ में, यानी हमारे आप जैसे सैलरी क्लास के हाथ में कोई पैसा नहीं बढ़ा, जितना था उतना ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ पेट्रोल एंड डीजल पे सेस लगा के थोड़ा आपकी जेब से पैसा निकाल जरूर लिया। दूसरी तरफ मैंने कहा था कैपिटल होनी चाहिए, और कैपिटल किसके पास जानी चाहिए? बैंक्स के पास। सरकार ने बिल्कुल ये काम किया। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, देयर इज नो डाउट सरकार ने इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस दिया और उनको कहा कि आपके साथ हम कोई बड़ी छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं, हम आपको ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपको नुकसान हो। सरकार ने इसीलिए उनके ऊपर सरचार्ज नहीं लगाया, कारपोरेट टैक्स नहीं बढ़ाया। सरकार ने इसके अलावा उनके ऊपर जो बात थी, मेरा भी ऐसा मानना था कि एलटीसीजी 5% लग सकता है, बढ़ सकता है, यानी जो 10 से 15 हो सकता है, वो नहीं हुआ। कम्युनिकेशन सरकार ने किया है और करती रहेगी, एक दिन का काम नहीं होता है। कोविड से रिलेटेड सरकार ने उसके लिए काम किया है। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया इस बजट में, मुझे नहीं दिखता। अब बात आती है कि अगर मैं इसकी वन बाय वन चीज़ों पे बात करूं तो सरकार की जिस तरह से उन्होंने बात की कि न्यू और ओल्ड स्कीम्स कोई चेंज नहीं किया, जैसा पहले था एज इट इज रखा, तो आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं, जो लास्ट ईयर था वही करना है, ठीक है। इन्वेस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। सरकार ने इंफ्रा बैंक और बैड स्पेशली बैड बैंक की बात की उन्होंने, और ये कहा कि हम आपको
जो एनपीए हैं उसको एक बैड बैंक बना के हम उसको ट्रांसफर कर देंगे और एक इसके लिए एसपीई बनाएंगे और उसका एक्ट पार्लियामेंट में लाने वाले हैं। सरकार ने जो गैप होने वाला लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का, उसमें से फिस्कल डिफिसिट बहुत ज्यादा होने वाली है अगले साल 6.6, इस साल तो 9.8 है लेकिन अगले साल 6.68 के आसपास होनी है, जो बहुत ज्यादा है। और सरकार उसके लिए पैसा कहां से लाएगी? एक तो बारोइंग करने वाली है और दूसरा हैवी डिसइन्वेस्टमेंट, यानी सरकार का इस बजट की अगर एक लाइन में मैं कहूं तो सरकार ये कह रही है कि मैं जो एसेट्स बनी हुई हैं उनमें अपना हिस्सा बेच के हम पैसा लाएंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कही, जहां पे वो 74% के लिए एफडीआई लागू कर रहे हैं, यानी हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी उनको ले उनमें पैसा फॉरेन से आ सकता है, तो मार्केट में ग्रोथ रेट रहेगी। सरकार ने एसटीटी एलटीसी नहीं बढ़ाया, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए आपने देखा कि मार्केट जो होता है वो डरता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो मैं प्रॉफिट मार्जिन यानी वेल्थ टैक्स नहीं आया, ये उनका डर दूर हो गया। सरचार्ज नहीं आया, उनका डर दूर हो गया। कोई नई ड्यूटी या टैक्सेस नहीं लगाया सरकार ने, वो भी दूर हो गया। नतीजा क्या हुआ? आपने देखा कि मार्केट अभी जो बंद हुआ रिकॉर्ड हाई की तरफ ग्रोथ हुई। बजट डे वाले दिन कभी भी इतनी ग्रोथ नहीं हुई। निफ्टी 14,000 के ऊपर जाके बंद हुई, 14,200 के ऊपर। तो इस तरह से मार्केट में ने जो बजट है उसको मैं तो कहूँगा कि 10 में से 11 नंबर दिए, 10 भी नहीं दिए। तो इसलिए वो बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि उनको जो डर था वो सरकार ने, और जिस डर के लिए काफ़ी हद तक सरकार, हमारी जो इंडस्ट्री थी, मार्केट था, वो तैयार था, वो सरकार ने उनका डर होते हुए भी फिर भी नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसीलिए मार्केट ऊपर गया। डिजिटल एलोकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने काम किया और उसके लिए आपको बताया कि हम उसमें क्या क्या करने वाले हैं। टैक्स एग्जम्पशन कंपनीज के लिए उन्होंने बढ़ाने की बात की, जैसे इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। और इसके लिए सरकार ने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के लिए हमारे यहाँ सामान बने, तो बाहर से आने वाली जो प्लास्टिक है, लेदर है, कॉटन है, उन सब के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी। तो वो सामान, ऑटो पार्ट्स वगैरह, उनके ऊपर सामान महंगा होगा, लेकिन उसका नतीजा ये होगा कि जो हमारी कंपनीज हैं वो काम करना शुरू करेंगी और उनको फायदा होगा उसका। इसके अलावा सरकार ने स्टील वगैरह पे ड्यूटी बढ़ाई और आपके लिए गोल्ड सस्ता कर दिया है, तो गोल्ड के रेट कम हो जाएंगे। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, लेट इट कम डाउन नाउ, फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरकार ने जो स्कीम थी ग्रोथ की उसके ऊपर काम किया। कंजम्पशन के लिए पैसा नहीं किया दिया, लेकिन ग्रोथ के लिए पैसा दिया। जैसे कि अगर ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा, तो पैसा मिल जाएगा लोगों को। एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, सरकार ने जीरो एमडीआर की तरफ बात नहीं की। अगर फाइन पॉइंट्स में होगा तो मैं पढ़ूंगा उसको और देन आपके साथ आऊंगा सामने। सरकार ने एजुकेशन पे मैंने पहले ही कहा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया है। केवल एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो लद्दाख में इस्टेब्लिश होनी है उसके बारे में बात की उन्होंने। इसके अलावा सरकार ने ये जो कहा, मैंने कहा था एफआरबीएम एक्ट, कल मैंने अपने एक वीडियो में कि बजट के फाइन पॉइंट्स के बारे में बताया था, तो मैंने एक एफआरबीएम कहा था। तो एफआरबीएम का जो लिमिट है 3%, वो उसको इस साल अचीव करना था, लेकिन सरकार ने उसको आगे बढ़ा दिया और अब वो सरकार कहती है वो 25-26 तक उसको उस रेंज में लेके आएगी। अदरवाइज अभी तो 6.8 के आसपास फिस्कल डिफिसिट होने वाली है। तो सरकार ने काफ़ी इंसेंटिव दिए, लेकिन एमएसएमई के लिए काम नहीं किया, मनरेगा पे काम नहीं किया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कंज्यूमर जो रूरल एरियाज में हैं और जो व्यक्ति डरे हुए हैं, सरकार जिनको नौकरियां छुट्टी हुई तो मनरेगा में उनको काम मिल रहा था, वो काम नहीं हो रहा। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि सरकार ये जो डिसइन्वेस्टमेंट क्या क्या करेगी। सरकार एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, यानी एलआईसी का आईपीओ लाएगी। सरकार कांकोड जैसी जो कंपनियां हैं उन कई कंपनियों को बेचने जा रही है, उनका डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। इसके अलावा सरकार जो हमारे दूसरे जो एसेट्स हैं लाइक स्टेडियम एटसेट्रा, उनको मोनेटाइज करेगी, उनसे पैसा लेगी। हमारी जो पाइपलाइंस हैं उनसे पैसा लेगी। सो एक तरह से सरकार अपना जो कोर बिजनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको दूसरों को फैसिलिटी देके उससे पैसा कमाने की बात कर रही है। लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल टारगेट है। लास्ट टाइम सरकार ने 2 लाख करोड़ का टारगेट रखा था, उसमें से 12,000 करोड़ का अचीव हुआ। इस बार 1,75,000 का रखा है। सो इट इज अ टाइम विच टेल
कि वो सरकार उसको कैसे पूरा करती है, तो इट इज ओनली फ्यूचर विच इज गोइंग टू टेल यू दैट हाउ इट विल गो अहेड। अब आप बात आ जाती है कि सरकार ने हमारे और आपके लिए क्या काम किया। तो जब सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में, तो उन्होंने कहा कि जो डायरेक्ट टैक्सेस में सीनियर सिटीजन है यानी 75 ईयर एंड एबव, उनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं अगर वो इनकम केवल पेंशन से है और इंटरेस्ट की है। लेकिन इसका मतलब आपकी टैक्स लाइबिलिटी का कम होना नहीं है, टैक्स लाइबिलिटी एज इट इज है। लेकिन वो जो उस पर टैक्स बनेगा वो पेंशन देने वाला और इंटरेस्ट देने वाला खुद काट लेगा बाय वे ऑफ टीडीएस। तो अगर आप नहीं कटवाना चाहते हो या आपको तो आपको लिख के देना पड़ेगा बैंक को भी और साथ में अपने जो जहां से पेंशन मिलता है दोनों जगह। इसके अलावा प्रीवियस बजट में एक टेंशन वाली बात थी कि जो हमारी असेसमेंट है वो 6 साल तक की खोल सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और दूसरी चीज है कि अगर सीरियस टैक्स इवेशन है तो 10 साल तक का। अब सरकार ने उसको कम करके 3 साल कर दिया और कहा कि अगर सीरियस है तब वो 10 लाख के लिए जा सकते हैं। दूसरा ये कहा कि अगर आप का जो टैक्स इवेजन है वो 50 लाख के आसपास है तो सीनियर कमिश्नर है जो स्पेशल कमिश्नर है उसकी परमिशन के बगैर नहीं खोल सकते केस। तो इसका मतलब क्या है कि जो टैक्स टेररिज्म हो गया था पिछले साल वो नोटिस थोड़े कम हो जाएंगे। ये हमारे लिए आपके लिए शांति की बात है। दूसरा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का गठन किया सरकार ने और उससे क्या होगा जो टैक्सेबल केसेस हैं हमारे वो थोड़ा सा जो इनकम है एंड 50 लाख के आसपास और डिस्प्यूटेड इनकम अगर 10 लाख की है तो आप वहां जा सकते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में और वहां पे उसको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है यानी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी अपील ऑनलाइन कर सकते हैं, आप अपना केस ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपको इन पर्सन ना बुलाया जाए। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हर जगह अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है तो कई बार लोग नहीं फाइल कर पाते हैं। दूसरा एनआरआईज को सरकार ने रिलैक्सेशन दिया है। टैक्स ऑडिट की लिमिट जो छोटी कंपनियों के लिए 5 करोड़ तक थी अब उसको 10 करोड़ बना दिया है। इसके फायदा क्या है कि छोटी कंपनियों को बहुत ज्यादा ऑडिट कंपलसरी ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा तो वो थोड़ा सा बच जाएंगे, उनको थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा। दूसरा एडवांस टैक्स लाइबिलिटी पे रिलीफ दिया है अगर आपका डिविडेंड इनकम है। दूसरा एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज जो हैं उनको भी सरकार ने टैक्स हॉलीडेज के लिए इंक्लूड किया है। इसके अलावा जो आपकी डिफरेंट इनकम्स हैं सरकार ने कहा कि वो आपकी आईटीआर प्री फिल्ड आएगी। प्री फिल्ड का मतलब जो आपने शेयर मार्केट में भी ट्रेड किया है तो उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है वो भी लिख के आ जाएगा कि आपको कितना ड्यू है, लेकिन एडिटेबल होगा। अगर आप चेंज करना चाहें आपको लगता है नहीं साहब ये कुछ गलती है तो आप उसे चेंज कर लीजिए, दैट इज व्हाट इज पॉसिबल। दूसरा जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है विल नॉट बी अलाउड एज अगर आपने लेट डिपॉजिट किया है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर सो दैट विल नॉट बी अलाउड एज ए डिडक्शन। आपको जितने मैंने कल कहा था कि उम्मीद है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको सरकार को कम से कम 1 मोर ईयर का टैक्स हॉलीडे एग्जम्पशन दे दिया गया है यानी टैक्स हॉलीडे रहेगा। ड्यूटीज रिड्यूस्ड ऑन वेरियस टेक्सटाइल एंड केमिकल एंड अदर प्रोडक्ट्स। दूसरा जो बीसीडी है ऑन दी गोल्ड एंड सिल्वर वो रिड्यूस कर दी गई ऑटोमेटिक जिससे कि बार कोड रिड्यूस्ड डिस्प्ले और उससे क्या होगा उनका प्राइस कम हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है सरकार ने। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन पे कस्टम ड्यूटी इंक्रीज की है इन केस ऑफ कॉटन सिल्क अल्कोहल पे बढ़ा दिया है। तो ये एक थोड़ी सी चिंता वाली बात है जहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट महंगी हो जाएगी। दूसरा पेट्रोल और डीजल पे सेस लगा दिया है आपके लिए एक्स्ट्रा, तो हमारे लिए पेट्रोल भरवाना थोड़ा सा टेंशन वाला काम और ज़्यादा हो जाएगा। यानी अब बहुत जल्दी 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से आप डीजल और पेट्रोल खरीदिए। सो जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है सरकार उसमें आईडीबीआई बैंक और या 2 पीएसबी बैंकों को और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बेचने का टारगेट रखा है। इसका मतलब कि अगले साल यानी इस साल में आपको 100% जीआईसी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में से कोई एक बिकती हुई दिखेगी। यूनाइटेड एश्योरेंस, ये 3 जो कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर के जनरल इंश्योरेंस में कोई एक कंपनी बिकती हुई दिखेगी। एलआईसी का आईपीओ आएगा, आईडीबीआई बैंक बिकेगी। इसके अलावा 2 और पब्लिक सेक्टर बैंकें बेची जाएंगी, उनमें डिसइन्वेस्टमेंट होगा, वो किस लेवल का होगा उसकी बाद में आएगी। सरकार ने ये भी कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें हम रेलवे को 100%
इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहेंगे, और जो स्मॉल कंपनी है उसके लिए उन्होंने कहा कि इवन द एनआरआईज कैन मेक इट। और ये एक नए बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स जो हैं, यानी जो डॉक्टर्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके लिए एक अच्छी बात है। फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए कहा गया है, सरकार ने इस बजट में कहा है, और ये कहा कि हम एपीएमसी को कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन साथ ही एक कॉन्ट्ररी स्टेप लिया है कि एफसीआई को जो लोन मिलने वाला था वो लोन को एनएसएस बंद कर दिया है। सो उनका ऑल्दो एलोकेशन बढ़ाया है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी going to solve the purpose. So these are the few highlights of this particular budget. अगर आप मेरे से पूछें तो सरकार ने इस बजट में जो सबसे अच्छा काम किया वो कारपोरेट के लिए कुछ चेंज नहीं किया। मतलब उनको डर था कि हमारा टैक्स बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ाया। सरचार्ज बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ाया। उनको लग रहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ाया। वेल्थ टैक्स आ जाएगा, नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि जो इंडस्ट्री जिस मोड में सेटअप थी वो सेटअप रखा, और जहां पे थोड़ा बहुत चेंजेस चाहिए थे वो कर दिए। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी इच्छाओं की पूरी करी। अब दूसरी साइड आ जाता है मिडिल क्लास या कंज्यूमर वर्ग। कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे लिए टैक्सेस में कोई कमी नहीं करी गई, एटीसी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, एटीडी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। केवल जो पिछले साल तक डिडक्शन अवेलेबल था उसको एक साल एक्सटेंड कर दिया। यानी जो आवास योजना है अफोर्डेबल हाउसिंग का, उसको एक साल के लिए और 80EEE पे बढ़ा दिया गया है, तो वो कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं दिया गया। तो इसीलिए मिडिल क्लास के लिए बजट बहुत ज़्यादा देने वाला नहीं है। बाकी आम आदमी के ऊपर कैसा रहा डिटेल में मैं बात करूंगा कल। इसके अलावा मैं आपके साथ बात करूंगा कि पेंट इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, क्योंकि ऑटो के पार्ट्स, ऑटो कंपनियों के लिए जो पार्ट्स आते थे उनको टैक्स, उनका ड्यूटी टैक्स बढ़ा दिया है, सो महंगे हो जाएंगे। लेकिन डिटेल में बाकी कंपनियों को से क्या असर पड़ेगा वो मैं आपके साथ बात करूंगा। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर क्या हाल होगा, प्लस जो एफडीआई है उसका हमारे इस बजट से क्या असर होगा। तो ये सारी चीज, और शेयर मार्केट स्पेसिफिकली क्या होगा, तो इन सब पे मैं बात अपने अगले अगले इंटरव्यूज में करूंगा। यानी अब ये बजट सीरीज मैं अगले 4-5 दिन तक आपके साथ करूंगा। दोस्तों, जिस तरह से आपने बजट के बारे में आज 1-2 क्वेश्चंस मुझे भेजे थे, तो ऐसे ही आप भेजते रहिए मेरे ट्विटर हैंडल पे। और इसके अलावा आप जो इंटरव्यूज़ हैं उनके, जो मेरा वीडियोज़ हैं उनकी रिकॉर्डिंग पे जो आप मैसेज लिख सकते हैं, सो दैट विल आल्सो solve the purpose and I will try to answer those things. So इस पूरे फिन ग्रोथ मंत्रा जो मेरा चैनल है इसके तरफ से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।